नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते खबरें तेज रफ्तार से। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद 23 अप्रैल को राज्य की 234 सीटों पर होगा मतदान। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के बीच। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके भी कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला कर रही है। राज्य में 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करने के पात्र हैं। चुनाव आयोग ने 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया और प्रचार पर 48 घंटे पहले रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज तमिलनाडु के रासीपुरम और अविनाशी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर एल मुरुगन अविनाशी से चुनावी मैदान में हैं। मोहन यादव शाम 4:30 बजे उनके समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु सीएम स्टालिन लगातार प्रचार कर रहे हैं। कल चेन्नई में स्टालिन ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो भी किया। एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए डिलिमिटेशन को तमिलनाडु जैसे राज्य को सजा देने का प्रयास बताया। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके उम्मीदवार अनबिल महेश पोयामोजी ने तिरुवेरुम्बर सीट से चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। वो इस बार लगातार तीसरी जीत की कोशिश में। तिरुवेरुम्बर क्षेत्र में मतदाताओं में सर्विस लेन निर्माण में देरी और मंदी से प्रभावित स्टील फैब्रिकेशन उद्योगों को लेकर गहरा असंतोष है, जो चुनावी माहौल को प्रभावित कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने बताया कि निगरानी टीमों ने राज्य भर में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इसमें नकदी, सोने चांदी की वस्तुएं, शराब, उपहार सामग्री और मादक पदार्थ शामिल हैं। 20 अप्रैल तक राज्य से 169.85 करोड़ रुपए नकद और 650.87 करोड़ रुपए की सोने चांदी की वस्तुएं जब्त की गई। इसके अलावा 306.34 करोड़ रुपए के उपहार और मुफ्त वस्तुएं भी बरामद की गई। चुनावी निगरानी के तहत 82.73 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ और 2.95 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई। अब तक कुल 1212.74 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें से लगभग 495 करोड़ रुपए वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लौटा दिए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर होगा मतदान। पहले चरण में कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 3.60 करोड़ से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच 152 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर। दार्जिलिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस टीएमसी ने दार्जिलिंग के साथ अन्याय किया और अब ममता दीदी को बाय बाय कहने का टाइम आ गया। इसके अलावा अमित शाह ने दोहराया कि ममता दीदी के जाने का वक्त आ गया है। 6 महीने में भाजपा गोरखा समस्याओं का समाधान करेंगे। अमित शाह की तीसरी जनसभा सालबोनी विधानसभा क्षेत्र में होगी और फिर वो चांदीपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इन जनसभाओं में वो पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में बात करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर और जगद्दल तथा कोलकाता के चोरासांको में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया भय मुक्त, हिंसा मुक्त और दबाव मुक्त होगी। राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने टीएमसी सरकार पर रोड शो के दौरान इलाके की स्ट्रीट लाइटें बंद कर हजारों लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया। रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मामले में टीएमसी के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा में कोई चूक होती है तो उसकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर होगी। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से टीएमसी और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भाजपा पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत दर्ज करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में एक दिवसीय दौरे पर। वो राउरकेला के सेक्टर 13 में जनसभा को संबोधित करेंगी और कई कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, साइंस पार्क, प्लेनेटेरियम और प्रमोद उद्यान जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो ट्राइबल म्यूजियम और कमांड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में महिला आरक्षण बिल के विरोध में निकाली गई जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा 33% आरक्षण दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। मुख्यमंत्री साय ने केंद्र सरकार की शौचालय निर्माण, जनधन खाते और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष द्वारा संसद महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के विरोध में जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शामिल हुए। ये पदयात्रा लखनऊ में सीएम आवास से यूपी विधानसभा तक निकाली गई। यात्रा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई लोग शामिल हुए। आज 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विज्ञान भवन में सिविल सेवकों को संबोधित किया। कार्यक्रम का विषय रहा विकसित भारत, अंतिम छोर तक नागरिक केंद्रित शासन और विकास। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। इसके बाद उपराष्ट्रपति मेरठ में आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के 30वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, आप निरंतर सार्वजनिक सेवा के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखें और एक अधिक न्याय संगत एवं प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में सार्थक योगदान देते रहें। आज सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, सिविल सेवकों के प्रयास अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और भारत की प्रगति में योगदान देते हैं। यूपी के इटावा में ईदगाह के पास स्थित कार रिपेयरिंग गैराज में सोमवार शाम भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने तेजी से विकराल रूप लिया। दमकल की कई गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती अनुमान के अनुसार हादसे में लाखों रुपए के नुकसान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के जर्मनी दौरे पर, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करना। इस दौरान वो जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता का फोकस रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाना, सैन्य संबंधों को मजबूत करना और उभरते क्षेत्रों जैसे साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन पर होगा। राजनाथ सिंह जर्मनी के रक्षा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे, जिससे मेक इन इंडिया पहल के तहत संयुक्त विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की बरसी से एक दिन पहले भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा गया, कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय सेना ने अपने इस पोस्ट में यह भी कहा, न्याय हो चुका है और भारत एकजुट है। ये बयान हमले के 1 साल बाद न्याय की बात करता है और भारत की एकजुटता का संदेश देता है। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहलगाम में एक शहीद स्मारक स्थापित किया गया। यह स्मारक आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया। जल के आसपास आज सेना ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। घाटी में पर्यटकों का आना लगातार जारी है। सेना ने आम जन के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम करते हुए डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की है।
अहमदाबाद के धांधुका में हिंसा और आगजनी की घटना के बाद प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रहा है। आरोपी धर्मेश गमारा हत्याकांड के संदिग्धों के घरों के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। धंधुका एसडीएम के अनुसार खाटकीवास में 4 अवैध अतिक्रमण हटाए गए और धंधुका बगोदरा हाईवे पर फ्लाईओवर से लेकर 4 रास्ते तक सभी अवैध अतिक्रमण भी हटाए गए। मोटरसाइकिल ओवरटेक विवाद के बाद धर्मेश गमारा की हत्या से तनाव बढ़ा, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी रिजवान समेत कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। अधिकारियों के मुताबिक अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच हुई झड़प के मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान हुई इस झड़प के बाद पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। एफआईआर बीजेपी, टीएमसी और पुलिस द्वारा अलग अलग दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। सेंसेक्स 408 अंक की तेजी के साथ 78,927 और निफ्टी 107 अंक की मजबूती के साथ 24,000 पर था। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात के लिए अतिरिक्त 25 लाख मीट्रिक टन की मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य किसानों को बेहतर दाम दिलाना और देश के बाजार में स्थिरता बनाए रखना है। रबी 2026 सीजन में गेहूं की खेती का क्षेत्र बढ़कर लगभग 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया। ये बढ़ोतरी किसानों के भरोसे को दर्शाती है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य और मजबूत खरीद व्यवस्था का समर्थन मिला है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ट्रैक आधुनिकीकरण, रखरखाव और सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और अपने इतिहास में कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान फ्लैश बट वेल्ड के परीक्षण के लिए फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की शुरुआत के साथ एक बड़ा तकनीकी मील का पत्थर हासिल किया गया। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत का वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में ट्रेड यानी व्यापार प्रदर्शन मिला जुला लेकिन मजबूत रहा, जिसमें माल निर्यात में 1.6% की बढ़ोतरी हुई, जबकि आयात में 7.9% की वृद्धि हुई है। दक्षिण कोरिया की कंपनी पोस्को ग्रुप ने सोमवार को घोषणा की कि उसने भारत की JSW स्टील के साथ मिलकर 10.7 ट्रिलियन वॉन का निवेश कर भारत में एक बड़ा स्टील प्लांट लगाने के लिए अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने सोमवार को कहा कि उद्योग स्तर पर ऑनलाइन LPG सिलेंडर बुकिंग बढ़कर 99% तक पहुंच गई है। सरकार ने कहा कि आधार आधारित ऑफलाइन वेरिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए अब तक कम से कम 100 संस्थाओं को ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज के रूप में जोड़ा जा चुका है। केंद्र सरकार की टेलीकॉम R&D संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने C. कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम के तहत जम्स ऑटोमेशन LLP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संचार मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा जागरूकता को सुदृढ़ करना, साइबर सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाना और एक आकर्षक और प्रभावी शिक्षण अनुभव में बदलना है। भारतीय शेयर बाजार में कंपनियों ने वित्त वर्ष 26 में 153 IPO के जरिए 2,01,442 करोड़ रुपए जुटाए। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि उसकी इकाई भीम सर्विसेज और
ट्रांस यूनियन सिविल ने के बीच में करार हुआ है। इसके बाद अब यूजर्स भीम ऐप पर अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर पाएंगे। भारत के रिटेल सेक्टर में 2026 की पहली तिमाही में डील्स की संख्या में अच्छी बढ़त देखने को मिली। एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान कुल 146 सौदे हुए, जिनकी कुल वैल्यू 1.5 अरब डॉलर रही। आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 सीरीज 7 के निवेशकों के लिए प्री मैच्योर रिडेम्पशन विंडो सोमवार खोल दी है। इससे निवेशकों को इस स्कीम से एग्जिट कर रिटर्न कमाने का भी मौका मिलेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने कहा कि उसे प्रस्तावित कोयला एक्सचेंज में निवेश के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। रेलवे 3 महीने में देश भर में 18,262 ग्रीष्मकालीन विशेष फेरे संचालित करेगा। इससे यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों को मंजूरी दी गई है, जो बढ़ी हुई यात्रा को मांग पूरा करने के लिए 18,262 फेरे संचालित करेंगी। जूट सेक्टर में बढ़ती कीमतों और कच्चे माल की कमी को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के ट्रेडर्स और बेलर्स के लिए स्टॉक लिमिट को शून्य कर दिया है। इस नए आदेश के मुताबिक रजिस्टर्ड बेलर्स को 5 मई तक अपना पूरा स्टॉक बेचना होगा और 15 मई तक डिलीवरी पूरी करनी होगी। तो वहीं जूट मिल्स अब अधिकतम 45 दिनों की खपत के बराबर ही स्टॉक रख सकेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुष्टि की कि भारत इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के माध्यम से टिकाऊ शीतलन और जलवायु अनुकूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार मजबूत कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरी वार्ता की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। 14 दिन के संघर्ष विराम बुधवार को समाप्त होना है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अलग अलग संकेत दिए हैं। ट्रंप ने संभावित समझौते के लिए आशा भी व्यक्त की, लेकिन साथ ही ये चेतावनी दी कि अगर संघर्ष विराम की अवधि समाप्त होने से पहले कोई समझौता नहीं हुआ तो बहुत सारे बम फटेंगे। अभी तक ईरान की ओर से इस शांति वार्ता में हिस्सा लेने की कोई खबर सामने नहीं आई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शांतिपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रिया को जारी रखने के लिए एक प्रमुख बाधा है। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ चल रही नई परमाणु डील 2015 के JCPOA समझौते से कहीं बेहतर होगी। व्हाइट हाउस ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिकी श्रम सचिव लोरी चावेज जेरेमर अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं और उनकी उप सचिव कार्यवाहक सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने नेपाल के विश्वविद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों को राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र और कर्मचारी संगठनों को भंग करने का निर्देश दिया। ये निर्णय सिंहदरबार में कुलपतियों और संस्थान प्रमुखों के साथ बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार जनजी आंदोलन के बाद छात्र राजनीति अप्रासंगिक हो गई और ऐसे संगठनों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है। बालेन्द्र शाह ने आगे कहा कि इस फैसले को अमल करने में कोई भी कानून बाधा नहीं बन सकता। एप्पल के नए CEO की घोषणा हो गई है। जॉन टर्नर्स अब टिम कुक की जगह एप्पल के नए CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे। टिम कुक सितंबर में अपने मौजूदा पद से इस्तीफा दे देंगे और एप्पल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर नई भूमिका शुरू करेंगे। मैक्सिको के प्रसिद्ध टियोटिहुआकान पुरातात्विक स्थल पर हुई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई और 13 अन्य लोग घायल हो गए। जापान की सरकार ने अपने रक्षा निर्यात नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद जापान अब विदेशी देशों को हथियारों की बिक्री कर सकेगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मंगलवार को नेतृत्व के लिए हुए मतदान में जीत गए। हालांकि हाल के चुनावी नतीजों में उनकी पार्टी की स्थिति खराब रही। हंगरी के चुनाव विजेता पीटर मैगियार ने सोमवार को यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कहा कि जब द्रुजवा पाइपलाइन सही हो जाए तो उसे फिर से खोल दिया जाए और रूस से तेल की आपूर्ति फिर से शुरू की जाए। इराक ने 1 दशक से अधिक समय बाद सीरिया के साथ राबिया बॉर्डर क्रॉसिंग फिर से खोल दी है ताकि ईंधन तेल के निर्यात को तेज किया जा सके और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिल सके।
आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स सामने सामने होंगे। दोनों टीम के बीच ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स चौथी जीत की तलाश में है, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने घर में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल सीजन में लगातार 4 मैच हारने के बाद जीत हासिल कर ली है। टीम ने गुजरात टाइटंस को 99 रन से हराया। ये इस सीजन में किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत है। मुंबई इंडियंस इस जीत से पॉइंट्स टेबल में 4 अंकों के साथ 7वें नंबर पर पहुंच गए, तो वहीं गुजरात हार के बावजूद 6ठे नंबर पर। आईपीएल 2026 के 30वें मैच में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाए। 45 गेंदों की इस पारी में तिलक ने 7 छक्के और 8 चौके लगाए। मुंबई इंडियंस के 24 वर्षीय तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार ने बतौर इंपैक्ट प्लेयर आईपीएल 2026 के 30वें मैच में अपना जलवा बिखेरा। उन्होंने 4 ओवरों में 24 रन देकर 4 विकेट झटके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका पर पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी वर्ल्ड कप का आगाज आज से हो गया है। भारत के जूनियर निशानेबाज आज जूनियर निशानेबाजी वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। जूनियर निशानेबाजी वर्ल्ड कप में महिला एयर राइफल स्पर्धा में भारत की शांभवी क्षीरसागर, अनुष्का ठोकुर, मान्यता सिंह, अनिशा शर्मा, अनवीर राठौर और पन्हा भुगरा के साथ भारतीय चुनौती पेश करेंगी। वहीं पुरुष एयर पिस्टल में पूर्व जूनियर विश्व चैंपियनशिप नरवाल 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वापसी कर रहे हैं। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में समीर गुलिया भी शामिल होंगे। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी वर्ल्ड कप में कुल 25 देशों के 284 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं और 71 सदस्यों वाला भारत का दल सबसे बड़ा है। हॉकी इंडिया ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय सत्रों की तैयारियों के मद्देनजर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए 36 सदस्य संभावित खिलाड़ियों की सूची घोषित कर दी है। हॉकी इंडिया का यह कैंप 20 अप्रैल से 9 मई तक बेंगलुरु के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। रियल मैड्रिड ने पेनल्टी शूटआउट में क्लब ब्रुक को हराकर यूईएफए यूथ लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीतकर एक बार फिर यूरोपीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। रियल मैड्रिड के गोलकीपर जेवियर नवारो ने पेनल्टी शूटआउट में अपनी टीम को 4-2 से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। और एएफसी बॉर्नमाउथ ने घोषणा की कि जर्मनी के मार्को रोज को अगले सीजन से 3 साल के करार पर हेड कोच नियुक्त किया गया। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।